आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 4 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी और केटीआर के दरमियान तलख बहस। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन में आज कायदे मजलिस मुकन्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर के दरमियान तलख बहस हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इजलास के दौरान जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के चारों सिमत तरक्की और पुराने शहर को नजरअंदाज करने पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की, जिस पर केटीआर ने एतराज किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली इजलास कार्रवाई के दिनों में कमी पर भी शदीद एतराज करते हुए कहा कि 25 साल में पहली मर्तबा ये देखने में आया है कि ऐवान की कार्रवाई के दिनों में कमी कर दी गई है। बजट इजलास तेजी में चलाया जा रहा है। कायदे मजलिस ने इस बात की निशानदेही की कि BAC के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की और न ही लीडर ऑफ हाउस शरीक हुए। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर केटीआर ने एतराज किया और कहा कि कायद अपोजिशन की हैसियत वो खुद भी BAC के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, हम नहीं आए तो क्या। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा उन्होंने इस सिलसिले में लेटर रवाना किया था। कायदे मजलिस ने कहा कि लोगों के लिए टीवी मुबाहिस ऐवान से ज्यादा अहम हो गए हैं। वहाँ शिरकत की जाती है लेकिन ऐवान में वक्त नहीं दिया जाता। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद केटीआर ने एतराज करते हुए मजलिस को ज्यादा वक्त देने की शिकायत की और कहा कि वो गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के बजाय दीगर मसाइल पर बात कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि अकबर ओवैसी की जानिब से ऊंची आवाज में बरहमी के अंदाज में बात की जा रही है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वजीर आला केसीआर की सताइश करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की वजीर आला की मुसलसिल मेहनत का नतीजा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन 2023-24 3 फरवरी को शुरू हुआ। गवर्नर टी सौंदरराजन ने कहा कि वजीर आला केसीआर की मुसलसिल मेहनत से रियासत में तरक्की हो रही है। असेंबली में अपने खिताब में गवर्नर ने रियासती हुकूमत की गई कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने वजीर आला केसीआर की सताइश करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की चीफ मिनिस्टर के मुसलसिल मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पहले तेलंगाना में अक्सर बिजली की तकलीफ होती थी और पूरी रियासत अंधेरे में डूबी हुई थी। अब तेलंगाना में 24 घंटे बिजली दस्तयाब है। वहाँ हर घर में पीने का साफ पानी दस्तयाब है। पहले गाँव में गुर्बत थी, अब तेलंगाना के गाँव मॉडल गाँव बन गए हैं, जहाँ मौयार जिंदगी बहुत बुलंद है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां और IT कंपनियां तेलंगाना में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रही है। रियासत की तरक्की ने रफ्तार पकड़ी है। अब तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल बन गया है। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना में साल 2014-15 में फीकस आमदनी 1,24,104 रुपए थी, जो साल 2022-23 में बढ़कर 3,17,115 रुपए हो गई है। मैं इन तरक्की की शरह के लिए रियासती हुकूमत को मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने रैतू बंदो स्कीम के तहत तेलंगाना के 65 लाख किसानों में 65,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की है, ताकि उनकी ज़राअत में मदद की जा सके। मुल्क की किसी रियासत में किसानों को इतनी माली मदद कभी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को रैतू बंदो स्कीम के तहत हर किसान को 5 लाख रुपए का बीमा फराहम किया गया है और किसी भी किसान को LIC का प्रीमियम अदा नहीं करना है। इसका प्रीमियम रियासती हुकूमत बर्दाश्त करती है। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के नवाही इलाके डंडीगल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार DCM के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और DCM गाड़ी उलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद DCM में गोटावली से हैदराबाद के NTR गार्डन की सिमत आ रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गच्चीबौली तथा शमशाबाद मेट्रो रेल के कामों का न सिर्फ संग बुनियाद रखा बल्कि इस प्रोजेक्ट पर हुक्काम ने तरक्याती काम भी शुरू कर दिए हैं। आवाम ये इस्तफसार कर रही है कि आया हुकूमत पुराने शहर के अवाम को शहरी तस्वुर नहीं करती या पुराने शहर की तरक्की के लिए इक़दामात में कोई रुकावट पैदा की जा रही है। हुकूमत क्यों पुराने शहर की तरक्की के मुतालिक संजीदा नहीं है और क्यों पुराने शहर के प्रोजेक्ट्स को एलानात की हद तक रखा जाता है और तरक्याती कामों से गुरेज करके महज वादे किए जाते हैं। सरकारी मुलाजिमीन के लिए नई पीआरसी तश्कील देने और डीए जारी करने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली में मुतालबा। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा के लिए नए पीआरसी तश्कील देने और 6.48 डीए अलाउंस जारी करने का मुतालबा किया। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर पेश की गई इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जनाब सेक्रेटरीट की नजर उतर गई। फायर के वाकये पर बीआरएस लीडर का बयान। बीआरएस के रुकने असेंबली बालाराजू ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में आग लगने के वाकये पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के छोटे वाकये से सेक्रेटरीट की नजर उतर गई। इतनी शानदार इमारत को जिस किसी की नजर लगी थी वो आग के नजर हो गई है। उन्होंने बताया कि केसीआर की जानिब से तामीर करदा सेक्रेटरीट का इस महीने 17 तारीख को इफ्तिताह होगा और वहाँ से शानदार इंतजामी उमूर अंजाम दिए जाएंगे जो मुल्क में तारीख रकम करेगी। प्लेबैक सिंगर वानी जयराम आज इंतकाल कर गई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्लेबैक सिंगर वानी जयराम आज इंतकाल कर गई। उन्होंने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। साउथ की मशहूर प्लेबैक सिंगर वानी जयराम का इंतकाल उनके घर चेन्नई में हुआ। उन्होंने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। वानी जयराम को 26 जनवरी 2023 को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उनके इंतकाल की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में गहराम मच गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मौत के वक्त उनके माथे पर चोट थी। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। वानी जयराम ने हाल ही में एक पेशावर ग्लोकार के तौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री में 50 साल मुकम्मल किए हैं। वो अपने कैरियर में 10,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुकी है। वानी जयराम ने कई दूसरे मशहूर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ भी काम किया है। वानी जयराम ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, भोजपुरी और ओडिया में बहुत से गाने गाए हैं। उन्हें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात और ओडिशा से भी रियासती अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर बनाया, जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर आसाम का बयान। राम मंदिर की तामीर के हवाले से आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अवाम से किया गया वादा पूरा हुआ और हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर तामीर किया है। उनका कहना है कि लोग समझते थे कि राम मंदिर बनेगा तो फिरका वाराना तसादुम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ गया है। तिरुपुरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अहद लिया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाएंगे। लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर राम मंदिर बनाई गई तो हिंदुओं और मुसलमानों में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो जाएगी, लेकिन मोदी जी को देखिए, राम मंदिर भी बन गया है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कोई कमी नहीं आई। राम मंदिर भी बन रहा है और मुल्क भी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज हमने बाबर को हटाकर राम की मंदिर की तामीर शुरू कर दी। हिंदुस्तान के 71 अरकान पार्लियामेंट की दौलत 286% बढ़ गई। बीजेपी के एक एमपी की मलकियत में जबरदस्त इजाफा हुआ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ताज़ा तौर पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि अरकान पार्लियामेंट की दौलत में किस कदर इजाफा हुआ है। साल 2009 से लेकर 2019 के दरमियान लोकसभा के लिए दोबारा मुंतखब होने वाले 71 अरकान पार्लियामेंट की मलकियत पर मबनी रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन 71 अरकान पार्लियामेंट की मलकियत में औसतन 286% का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा इजाफा बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश जगाजिनाकी की दौलत में देखा गया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जगाजिनाकी की मजमूई दौलत 2009 लोकसभा इंतखाबात के वक्त तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 8 करोड़ 94 लाख हुई और फिर 2019 लोकसभा इंतखाबात में ये दौलत 50 करोड़ 41 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी उनकी दौलत में 4179% का इजाफा हुआ।
पठान फिल्म की कामयाबी के बाद अदाकार शाहरुख खान ने कहा कि ये एक्शन फिल्म करना मेरा ख्वाब था जो अब पूरा हो गया। बॉलीवुड फिल्म साज व हिदायतकार यश चोपड़ा और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा की फिल्मों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार शाहरुख खान को शायकीन बतौर रोमांस हीरो के तौर पर हमेशा से ही उनका शुमार करती आ रही है, लेकिन अब उन्होंने अपने एक्शन पठान में जबरदस्त किरदार अदा किया। अदाकार शाहरुख खान का कहना है कि 30 साल कबल फिल्मसाज आदित्य चोपड़ा ने उनसे वादा किया था कि वो उनके साथ एक एक्शन फिल्म करेंगे, जो कि अब फिल्म पठान में पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, हम डर की शूटिंग कर रहे थे और हम सब पाम आंटी, आदित्य और जूही शूटिंग के दौरान रात को खेलते नजर आए। पूरी यूनिट में से मैं आदि के बहुत करीब था क्योंकि हम एक ही उम्र के थे और अच्छी समझ रखते थे। मुझे हमेशा से ही आदि बहुत पसंद था। शाहरुख खान ने बताया कि 4 साल पहले आदित्य चोपड़ा एक बार फिर उनके पास फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए और कहा कि ये एक एक्शन फिल्म है। उसने ये सुनाया और चला गया। उन्होंने कहा कि मैं आदि का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 30 साल बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मेरे साथ फिल्म पठान बनाई। ये फिल्म बनाकर मैंने आदि को साबित कर दिया कि मैं एक एक्शन फिल्म भी कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आदित्य चोपड़ा मुझे मजीद एक्शन फिल्मों में लेंगे। वाज़ेह रहे कि फिल्मसाज हिदायतकार आदित्य चोपड़ा की फिल्म पठान में शाहरुख खान के अलावा अदाकारा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आए। ये 26 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ मार रही है। अमिताभ बच्चन ने ऑस्कर 2023 के लिए दी एलिफेंट विस्पर्स को सपोर्ट किया। बॉलीवुड के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने ऑस्कर 2023 के लिए दी एलिफेंट विस्पर्स को सपोर्ट किया है। 95वें एकेडमी अवार्ड्स में हिंदुस्तान की तरफ से 3 फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है। ऑस्कर 2023 में हिंदुस्तान की तरफ से SS राजामौली की RRR, शौनक सेन की ऑल डेड ब्रेड और तारक गोंसाल्विस की फिल्म दी एलिफेंट विस्पर्स मुकाबला करेगी। अमिताभ बच्चन ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर दी एलिफेंट विस्पर्स के लिए एक पोस्टर शेयर किया और फिल्म की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने ऑस्कर अवार्ड में नामजदगी के लिए मेकर्स को मुबारकबाद दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, छोटे हाथी की दिल को छू लेने वाली कहानी का ट्रेलर देखा। आपको एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिलने पर बहुत फख्र हो रहा है। ऑस्कर में आपके सफर के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद। गौरतलब है कि दी एलिफेंट विस्पर्स एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की सीरीज में नॉमिनेशन मिला है। ये थी 4 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।